हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जरूर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। यानी आज हम खास कर ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और उन प्रतिबिंबों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो गोली दर्पण का जो पहला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि गोली दर्पण क्या होता है और गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ कौन कौन सी हैं और गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उनको भी हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। तो खासकर वो नियम यहाँ पे लागू होगा, उसको ज़रूर पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ होती हैं। यानी हम 6 स्थितियाँ पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखा है कि इनसे बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यानी जो अवतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब वस्तु कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, वो सभी बातें बस इस बात पर निर्भर करती हैं कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रथम स्थिति है वो क्या कहती है। तो प्रथम स्थिति में ये बोला जा रहा है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मतलब हम प्रथम स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो ये ए बी एक वस्तु है, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका एक ए बी वस्तु है और ये वस्तु अनंत पे रखा गया है और ये आपका अवतल दर्पण है। तो अनंत से हम 2 किरणें लाएंगे इस वस्तु से और उन 2 किरणों को दर्पण से परावर्तन करेंगे और वो जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी उसी बिंदु पे हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो देखिए क्या होता है कि कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें आवश्यक होती हैं। तो इस वस्तु से हम 2 प्रकाश की किरणें निकालेंगे। हमने यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकाला और इस प्रकाश की किरण को हम मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे। ठीक है, और दूसरे प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के बाद अपने मार्ग में फिर वापस लौट जाती है। तो ये वाली किरण तो वापस अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, लेकिन ये जो किरण है जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि ये जो किरण थी और ये जो फोकस से होकर जा रही थी किरण, ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए सब कुछ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा बना है। देखिए आपका जो वस्तु है वो ऐसे था, लेकिन प्रतिबिंब जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो ऐसे है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से काफ़ी छोटा भी लग रहा है। तो यहाँ पे इसका ये रिजल्ट निकला कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा भी है। और कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के फोकस तल में होता है। मतलब अवतल दर्पण का जो प्रथम स्थिति है उसमें जब हम वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें, वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और कहाँ पे बनता है, फोकस तल पे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड पोजीशन को एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे हम वस्तु कहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, ये जो सी है वो आपका वक्रता केंद्र है। यहाँ पे हमने एक ए बी वस्तु बनाया है और ये ए बी वस्तु से हम 2 प्रकाश की किरणें निकालेंगे। एक प्रकाश की किरण समांतर होगी मुख्य अक्ष के, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो उसको हम वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे। और ये भी हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश की दोनों किरणें हैं वो इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जहाँ पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा है।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ए बी है वो ऐसे है और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है हम लोगों का वो ऐसे बना है, जहाँ नाम भी लिखा गया है कि बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। एक बार मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच में बना है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आपका सेकेंड पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन की तरफ चलते हैं और देखिए यहाँ पे कहाँ वस्तु को रखा गया है। तो देखिए थर्ड पोजीशन में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। यहाँ पे लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका एक ए बी वस्तु है और इस ए बी वस्तु से हम अब फिर से दो प्रकाश की किरण निकालेंगे। यहाँ पे एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और एक और प्रकाश की किरण हम मुख्य फोकस से गुजारेंगे और वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये जो किरण थी वो परावर्तन के बाद यहाँ गई और ये जो प्रकाश की किरण थी वो परावर्तन के बाद यहाँ गई। ये इन दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा। ये आपका बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बना। यहाँ पे भी क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है और वस्तु के यहाँ पे बराबर बना है प्रतिबिंब। इसका रिजल्ट क्या निकला है, इसका रिजल्ट बोला है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के समान तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बना है और वस्तु के बराबर भी बना है, लेकिन वास्तविक और उल्टा है। तो ये था आपका थर्ड पोजीशन। अब फोर्थ पोजीशन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें वस्तु को कहाँ रखा गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है आपका फोर्थ पोजीशन, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी हम फोर्थ स्थिति में क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे और उससे क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरण निकालेंगे और उन दोनों प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और मुख्य अक्ष के समांतर के बाद वो क्या होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे और वो मुख्य फोकस से होकर जाने के बाद वो क्या करेगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको। ये आपका वक्रता केंद्र है और ये आपका मुख्य फोकस है। ठीक, और इन दोनों के बीच हमने एक ए बी वस्तु को रखा और इस ए बी वस्तु से हम दो प्रकाश की किरणें फिर से निकालेंगे। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण जब हम निकालेंगे उसको हम मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे और हम ये जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वो एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, और इसी बिंदु पे, इस प्रतिच्छेद बिंदु पे आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वो प्रतिबिंब क्या है, बी डैश और ए डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से थोड़ा बड़ा है और उल्टा भी है, और उल्टा है तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, वास्तविक होगा। जो बिंब उल्टा होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। यानी जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो इससे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। और कहाँ पे प्राप्त होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स ये था आपका फोर्थ पोजीशन। अब हम फिफ्थ पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फिफ्थ पोजीशन में बोला है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो,
यानी हम फिफ्थ पोजीशन में क्या करेंगे, वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे। तो आप याद कीजिए कि जब हम पहली स्थिति में देखे थे तो उसमें पहली स्थिति में क्या हुआ था, वस्तु को हमने अनंत पे रखा था पहली स्थिति में, और फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, और तीसरी स्थिति में हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा, और चौथी स्थिति हमने क्या किया, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा। अब पांचवी स्थिति में हम क्या करेंगे, वस्तु को फोकस पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फोकस है और इस फोकस पे हमने वस्तु को रखा। मान लीजिए इस वस्तु का नाम है ए बी। ठीक है, और इस ए बी वस्तु से हम फिर से क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरण निकालेंगे। तो पहली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और परावर्तित जब होगी तो मुख्य फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है इसको हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, और ये तभी वक्रता केंद्र से गुजरेगी जब इसका परावर्तन होगा यहाँ से। ठीक है, तो जब इसका यहाँ से परावर्तन होगा तो ये परावर्तित होके वक्रता केंद्र से गुजरेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, और आप ये भली भांति जानते हैं कि समांतर किरणें या फिर समांतर रेखाएं वो अनंत पे मिलती हैं। यानी ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अनंत प्रतिच्छेद करेंगी। जब ये दोनों प्रकाश की किरणें अनंत प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, अनंत पे ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस फिफ्थ पोजीशन का रिजल्ट क्या है, इसमें लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही बड़ा, यानी अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा वह अनंत पर बनता है। ठीक है, यानी जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था आपका फिफ्थ पोजीशन। अब चलिए छठवें पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए छठा पोजीशन जो है वो आपका सबसे विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये अवतल दर्पण का सबसे लास्ट पोजीशन है जिसमें वस्तु जो है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आभासी में प्राप्त होता है। यानी ये अवतल दर्पण का एक ही पोजीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है, और ये जो बिंदु है वो बिंदु P जो बिंदु है वो आपका क्या है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, इस AB वस्तु को रखेंगे, और इस AB वस्तु से क्या करेंगे, हम समांतर प्रकाश की किरण निकालेंगे। यानी दो प्रकाश की किरण फिर से निकालेंगे। पहली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है उसको हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, और वो वक्रता केंद्र से तभी गुजरेगी जब इसका हम परावर्तन यहाँ से कराएंगे। ठीक है, और ये जब यहाँ से परावर्तित होगी तो परावर्तन के बाद यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं परावर्तित होने के बाद ये एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है। देखिए ये जो वाली प्रकाश की किरण है वो यहाँ से जा रही है, और ये जो प्रकाश की किरण वो यहाँ पे जा रही है। यानी दोनों प्रकाश की किरण क्या हो रही है, फैलती जा रही हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इन दोनों प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ यानी दर्पण के पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे मिल जाए। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मिलाने की कोशिश की हम लोगों ने। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे हमें मिलती हुई प्रतीत हुई। असल में तो ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये मिलती हुई जब प्रतीत होती हैं तभी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की बजाय आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये आपका A-B- क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना हुआ है। यानी जो छठवां पोजीशन है इसका रिजल्ट है कि वस्तु जो है आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है तथा दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच प्राप्त होता है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा और उससे दो प्रकाश की किरणें निकाला, और दोनों प्रकाश की किरणें इधर इस साइड में मिलने वाली नहीं है, तो इसको हम दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों प्रकाश की किरणें
एक दूसरे को मीट करती हुई प्रतीत होंगी, मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी। वास्तव में ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो जब वास्तव में ये नहीं मिलती हैं, मिलती प्रतीत होती हैं, तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे अनंत व ध्रुव के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। इसमें मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो चलिए अब उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सिर्फ दो ही स्थितियाँ होती हैं, वस्तु की सिर्फ दो ही स्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। अवतल दर्पण में क्या था, उसमें 6 स्थितियाँ थीं, और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही स्थितियों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब का अध्ययन वस्तु की केवल 2 स्थितियों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में बोला जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मैं इसे एक बार जूम कर देता हूँ। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं प्रथम स्थिति में। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे एक एवी वस्तु रखा गया है, ठीक है। और इस एवी वस्तु से हम फिर से क्या करेंगे, 2 प्रकाश की किरण निकालेंगे, और पहली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और ये प्रकाश की किरण परावर्तित होके ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर से दूसरी जो प्रकाश की किरण, इसका भी परावर्तन होगा और ऐसे मुड़ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, ठीक है। आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और ये प्रकाश की किरण दोनों क्या हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं, यानी फैलती जा रही हैं। तो ये एक दूसरे से जब दूर हट रही हैं तो मिलने वाली है नहीं है। तो इसको आगे ना बढ़ा के हम इसको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों किरणें पीछे मिलाने पे क्या होता है, हमको फोकस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में ये दोनों किरणें फोकस बिंदु पे नहीं मिलती, सिर्फ हमें ये आभास होता है। इसीलिए इसको हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वो बहुत अत्यंत छोटा है, वस्तु से बहुत ही छोटा, ठीक है। और आभासी बन रहा है तो आप जानते हैं आभासी बन रहा है तो सीधा ही होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है और दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है। तो ये था उत्तल दर्पण का फर्स्ट पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका सेकंड पोजीशन। देखिए सेकंड पोजीशन में कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी सेकंड पोजीशन में हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ये आपका उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण का ये ध्रुव है, और इस ध्रुव और अनंत के बीच हम क्या करेंगे, इस वस्तु को रखेंगे। इस एवी वस्तु को क्या करेंगे, हम अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर से दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपका एवी वस्तु है। इस एवी वस्तु से हम फिर से 2 प्रकाश की किरण निकालेंगे। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी परावर्तित होके, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और परावर्तित होके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण आगे यहाँ कहीं मिलने वाली नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो हम इसको जब पीछे की तरफ ऐसे लेके जाते हैं तो देखते हैं कि ये वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और ये जो प्रकाश की किरण थी जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो फोकस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और इसी समय आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे क्या हो रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहीं पे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जहाँ पे 2 किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो मरुगी, इसको क्या करता हूँ, एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी प्रतिबिंब है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एवी का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे छोटा बना है। इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको इसका रिजल्ट। यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी है, सीधा वस्तु से छोटा तथा दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ध्रुव था और ये आपका फोकस है, और इन दोनों के बीच में आपका ये
प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पोजीशन उत्तल दर्पण का। तो यहाँ से समाप्त होता है इमेज फॉर्मेशन। अब हम चलिए पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का सबसे आखिरी टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं, जिसमें पहला है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि द्वारक, तो द्वारक का मतलब समझिए। द्वारक क्या होता है कि कोई दर्पण है और उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है आपका, ये आपका कोई गोली दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण ये है ना, और इस अवतल दर्पण का मान लीजिए ये क्या है, व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास है, और इसी व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि की जांच करते हैं। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो आँख, कान और नाक की जांच कैसे करते हैं, वो एक अवतल दर्पण की सहायता से करते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। तो तीसरा कह रहा है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो सूर्य से चार्ज होता है, वो सौर भट्टियाँ जो होती हैं, उन सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए क्या लगाया जाता है, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, उसमें जो अवतल दर्पण जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और पांचवा इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्टूडेंट होते हैं ना, वो पढ़ते हैं, वो अपने मेज़ पे रख के, वो जिसको टेबल लैंप कहते हैं, उसी टेबल लैंप का जो ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब पांचवा जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोटर कारों, रेल के इंजनों और स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ट्रेन में आप देखते होंगे जो रेलगाड़ी होता है, उस रेलगाड़ी के इंजन के बिल्कुल आगे जो लगा होता है, जिसको हेडलाइट कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला कर रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग में कि दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटरकारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी साइड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे पीछे की ओर के काफ़ी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उस दर्पण में। यानी पीछे अगर ट्रक आ रहा है या फिर बस आ रहा है, तो उस छोटे से दर्पण में उस ट्रक का और उस बस का भी प्रतिबिंब स्पष्ट और सीधा बन जाएगा। ठीक है, इसमें यही सुविधा होती है, इसीलिए वाहनों में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और दूसरा बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों पर लगे लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंपों का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफ़ी क्षेत्र तक फैल जाता है। तो आप जानते हैं ना, अपसारी किरण किसको कहते हैं, जो फैलती है, यानी किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या कहते हैं, इसे ये क्या है, ये आपकी अपसारी प्रकाश की किरण है, प्रकाश की पुंज है। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, सो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क भी करते रहिए, वहाँ पे उसका भी लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके उस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तब तक वेट करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्पेशली जो लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।